चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने डेवलपमेंट्स चालू किया था ना कि व्हाट वेर द डेवलपमेंट्स व्हिच लेड टू बोर्स मॉडल, है ना। उसमें अपन क्या देखे थे कि अगर आपको बोर के मॉडल को समझाना है या रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को समझाना है तो आपको सबसे पहले लाइट की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी कि लाइट आपकी कैसे बिहेव कर रही है। उसके लिए हमने लाइट का क्या देखा था, वेव नेचर। वी सॉ द लाइट्स वेव नेचर, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखे थे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे डू नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, कुछ एक वेव के बारे में बात किए थे अपन कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को अपन ने क्या नाम दिया था, लैम्डा, है ना। वेवलेंथ बोलते हैं इसको अपन। और ऐसा कितना वेव एक सेकेंड में हो रहा है उसको अपन ने फ्रीक्वेंसी नाम दिया था। इसकी हाइट को या इसकी डेप्थ को अपन ने क्या नाम बोला था, एम्पलीट्यूड। दैट वाज एम्पलीट्यूड। ये सब वेव की कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो भी आपकी लाइट वेव होगी उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। उसकी एक वेवलेंथ होगी, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी एक वेलोसिटी होगी। द वेव फॉर्म विल हैव सम एम्पलीट्यूड। और एक रिलेशनशिप अपन लास्ट में देखे थे, वो क्या था, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन न्यू बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको अपन, न्यू, एंड लैम्डा। और रिलेशनशिप क्या था, C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। मतलब अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पता है, दोनों में से कोई एक चीज पता है, तो दूसरी चीज आप निकाल सकते हैं इस रिलेशन की हेल्प से। हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इसके कि लेट से येलो कलर का आपका रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम है, तो मैंने पूछा था कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, निकाले थे अपन। और एक क्वांटिटी और देखे थे, दैट वाज वेव नंबर, जिसको अपन ने नू बार से रिप्रेजेंट किया था। और वेव नंबर का मीनिंग क्या था कि एक यूनिट लेंथ में, आप 1 सेंटीमीटर लेंथ लो या 1 मीटर लेंथ लो, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स आ सकती हैं, कितनी वेव्स आ सकती हैं उस यूनिट लेंथ में, उसको हम कहते हैं वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर इज नोन एज वेव नंबर। और उसका फॉर्मूला क्या था, वेव नंबर वाज इक्वल्स टू 1/लैम्डा। ऐसा क्यों लिखे थे अपन, बिकॉज अगर लैम्डा सेंटीमीटर की अगर एक वेव है, लैम्डा सेंटीमीटर की अगर एक वेव है, तो ऐसी कितनी वेव 1 सेंटीमीटर में आएगी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा। और कितनी वेव 1 सेंटीमीटर में आएगी उसी को तो हम वेव नंबर बोलते हैं। तो ये चार क्वांटिटी हमने पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, और इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले के बेसिस में वी सॉल्व 2-3 क्वेश्चंस इन द लास्ट क्लास। ठीक है, तो ये आपकी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी हो गई, विच वाज गिवन बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ये थ्योरी दी थी जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, हमने 9th-10th में भी ये लाइट के बारे में पढ़ा है। क्योंकि अभी तक अपन यही मानते थे कि लाइट इज जस्ट अ वेव, बट लाइट के अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं, और वो समझाने के लिए अपन ने दो चीजें पढ़नी है। मतलब वेव थ्योरी जो नहीं समझा पा रही थी, वेव थ्योरी से हम ये नहीं बता पा रहे थे कि क्यों अगर एक मेटल सरफेस में जब एक लाइट इंसिडेंट करती है, ये एक लाइट है जो एक मेटल सरफेस में आके क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो उस लाइट के कारण एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है या बाहर आ जाता है। स्क्रीन इज नॉट क्लियर। अभी तो एक लाइट जब स्ट्राइक करती है मेटल सरफेस के ऊपर तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। ये वेव थ्योरी नहीं समझा पा रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है वो येलो कलर की लाइट होगी या रेड कलर की लाइट होगी या वायलेट कलर की लाइट होगी, तो उससे इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आ सकता है, वो तो जस्ट एक वेव है, राइट। तो ये इस फिनोमिना को हमने नाम दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक नाम क्यों पड़ा, समझना ध्यान से। फोटो मतलब लाइट होता है, ये लाइट वेव जब आ करके मेटल में स्ट्राइक करी, तो मेटल में क्या है, मेटल में एटम्स होंगे मेटल के, जिसमें बीच में न्यूक्लियस होगा और आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस शेल में। तो ऐसा क्या कर रही है ये वेव जिससे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ को छोड़ के बाहर आ गए। डेफिनेटली कुछ एनर्जी सप्लाई कर रही होगी ये लाइट वेव,
तभी तो एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस की पकड़ को छोड़ के बाहर आ गया। बिकॉज अपने आप तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उसको एक तरफ से पकड़ के रखा गया है ना न्यूक्लियस के कारण, है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जो बेसिकली ये जो एनर्जी ये दे रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो आपका ये मेटल क्या बन जाता है, मेटल आयन बन जाता है। तो इस एनर्जी को एक्चुअली अपन कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद मेटल आयन बन चुका है। तो दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक दैट एटम अ आयन। तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। एंथैल्पी वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको एनर्जी भी बोल सकते हो। तो वो एनर्जी एक्चुअली इस वेव ने सप्लाई करी है इसको, ठीक है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, और अगर आपने यहाँ पे एक सप्लाई कनेक्ट कर दी बैटरी, तो अब ये इलेक्ट्रॉन करंट भी प्रोड्यूस करेगा, फ्लो करेगा, एंड फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन से करंट भी जनरेट होगा, राइट। तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम पड़ा इसका। तो ये इफेक्ट कौन नहीं समझा पा रहा था, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये फिनोमिना नहीं समझा पा रही थी। इसके अलावा हमने एक दो चीजें और लिखी है जो वेव थ्योरी नहीं समझा पा रही थी। 2 पॉइंट्स और लिखा है हमने। एक लिखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो आज हमें पढ़ना है, चालू करना है। और एक हमने लिखा था लाइन स्पेक्ट्रा, कि कोई चीज जब बर्न होती है तो उसकी लाइट निकलती है। लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। लाइट स्पेक्ट्रा का मतलब एक बार और समझ लो। जैसे अगर आपने किसी चीज को बर्न किया, हमने एग्जांपल लिया था NaCl का। एक से आप NaCl को बर्न कर रहे हो तो डेफिनेटली उससे एक लाइट एमिट होगी। उस लाइट को जब आप एक प्रिज्म से पास कराते हो, प्रिज्म आपने पढ़ा है, डिस्पर्जन के लिए काम आता है प्रिज्म। आपने जैसे इसको पास कराया तो यहां पर 2 लाइट रेज में वो स्प्लिट हो गया। वो येलो कलर की रेडिएशन थी, पर येलो कलर में भी अलग अलग शेड्स होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में येलो कलर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपकी पूरी एक बैंड होता है ना येलो कलर का। तो अगर अपन जो येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये हमारा पूरा बैंड होता था, राइट। तो ये बैंड में येलो बैंड जो है हमारा, येलो ऑरेंज एंड रेड, तो येलो में बहुत सारे अलग अलग शेड्स भी होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे वो 2 फ्रीक्वेंसी में स्प्लिट हुआ। जब ये फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ रखी गई, एक फोटोग्राफिक प्लेट में तो कलेक्ट करते हैं ना अपन कलर्स को, तो जब इस फोटोग्राफिक प्लेट को देखा गया तो पूरी फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक थी, बस यहाँ पे 2 लाइंस येलो लाइंस आ रही थी। येलो बैंड में ही पूरा येलो बैंड नहीं दिख रहा था, उस बैंड में 2 लाइंस दिख रही थी। बिकॉज वो लाइंस थी इसलिए उसका नाम पड़ गया लाइन स्पेक्ट्रा। क्या नाम पड़ गया, लाइन स्पेक्ट्रा। अगर मैंने इस NaCl की लाइट ना लेकर के अगर मैंने व्हाइट लाइट ली होती, तो व्हाइट लाइट तो पूरी 7 कलर्स में स्प्लिट होती, तो हमें पूरा कंटिन्यूअस बैंड मिलता, वायलेट से लेकर के रेड तक का। तो उसको अपन कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में है, वहां ऐसा कोई गैप नहीं है लाइंस का, कि जैसे यहाँ पे पूरा 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 फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक है और सिर्फ 2 लाइंस दिख रही है आपको येलो कलर की, ऐसा सिर्फ इसमें हो रहा है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा लाइन स्पेक्ट्रा, और इसको अपन कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। पढ़ेंगे अपन इसको, ये अभी अपन इसके जस्ट इसके बाद आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद अपन को यही पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। हमने कल बात करी थी कि जो भी आप लाइट यहां से दोगे उससे इसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी किससे प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी से। हालांकि अभी अपने वो लिखा नहीं है, बट इस लाइट की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी लाइट मारे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। हर एक मेटल का एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, कि अगर आपने इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट दी तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा, तो ही इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी वो लाइट प्रोवाइड कर पाएगा कि इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर आ जाए। एंड इट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ऐसा नहीं है कि वो फ्रीक्वेंसी सबके लिए सेम होगी। हो सकता है सोडियम मेटल के लिए वो फ्रीक्वेंसी कम हो, किसी और मेटल के लिए वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, कि उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट लग रही है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, ठीक है। देखो आप उस फ्रीक्वेंसी को अपन ने क्या नाम दिया था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय नू नॉट। ये एक वो फ्रीक्वेंसी कि अगर आप इससे कम फ्रीक्वेंसी दिए तो इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाला बाहर। इससे ज्यादा दोगे तो चलेगा, अगर आपने कोई फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा दे दी तो अच्छी बात है, तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी आएगा, प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उससे इलेक्ट्रॉन भागेगा भी। बिकॉज इतनी एनर्जी तो, इतनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में लग जाएगी। उसके बाद जितनी भी एक्सेस फ्रीक्वेंसी बची है उससे इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। समझ रहे हैं क्या कहने का मतलब। अगर आपको लेट से 50 हर्ट्ज की जरूरत है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, पर आपने दी है 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, तो 50 में 50 काम किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। बची हुआ जो 30 हर्ट्ज है उसके कारण जो भी एनर्जी हो रही होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ताकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकलेगा नहीं, निकल के भागेगा भी।
ठीक है, चलो, तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है डाल दिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसमें लिखेगा इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड, if the substance being heated is a black body, is a black body, if the substance being heated is a black body, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट में लिखना, परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी। ब्लैक बॉडी का मीनिंग लिख रहे हैं ब्रैकेट में ही, परफेक्ट एब्जॉर्बर, हर लाइट हर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लैक कलर, परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी, दैट इज, ब्रैकेट में ही लिखते हैं चलो उसको, दैट इज विच कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसीज, which can emit and absorb, which can emit and absorb all frequencies, all frequencies। ठीक है, तो ऐसी बॉडी को जब आप हीट करते हो तो वो जो भी रेडिएशन एमिट कर रही है उसी को कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा डाल के लिखेंगे द रेडिएशन एमिटेड इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, the radiation emitted is called black body radiation, the radiation emitted is called black body radiation। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी नीचे लिखो, if any substance with high melting point, if any substance being heated, ऐसा लिखो, if any substance being heated, if a substance being heated, comma, it first becomes red, it first becomes red, comma, then yellow, and finally begins to glow with, and finally begins to glow with white and blue light, finally begins to glow with white and blue light। ये जनरली आयरन बार जैसे चीजों के साथ होता है कि जब आप उसको हीट करते हो ना तो पहले वो रेड होगी, उसके बाद उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड के बाद आप और हीट कर ही रहे हो, अभी भी आप रुक नहीं रहे हो, तो उसके बाद उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड के बाद आपने क्या लिखा है, येलो। बिकॉज अगर आप बैंड देखोगे ना तो रेड है, फिर यहाँ पे ऑरेंज है, तो रेडिश ऑरेंज थोड़ा एक जैसे ही हो जाएगा, फिर येलो थोड़ा आपको अलग दिखेगा। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये अपन आप रेड से येलो और फिर नीचे आपने ब्लू लिखा है, तो यहां तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सबसे इस पूरे बैंड में सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेड की, वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है रेड की, और फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट। मतलब सोचिए जब आपने हीट करना चालू किया तो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का लाइट एमिट हुआ, रेड, फिर आप अभी भी कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हो, उससे अब क्या हुआ, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है ना, हीट एनर्जी तो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, उसके कारण हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट हुई यानी कि येलो, स्टिल यू आर कंटिन्यूअसली हीटिंग, तो फिर और एनर्जी बढ़ रही है, तो और हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि ब्लू लाइट तक भी एमिट हो रही है। इसका मतलब तो यही है कि आप जैसे जैसे हीट सप्लाई कर रहे हो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, जो लाइट एमिट हो रही है उस बॉडी से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब तो यही हो सकता है ना कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोर एंड मोर एनर्जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तब पहले कम एनर्जी था तो कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट यानी कि रेड लाइट एमिट हुई, और हीट करे तो थोड़ी ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि येलो लाइट एमिट होना चालू हुई, फिर और हीट किए तो ब्लू लाइट एमिट होना चालू हुई, यानी कि एनर्जी बढ़ती जा रही है, हीट एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हो तो जो अलग अलग रेडिएशंस निकल रही हैं इसी को अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल रहे हैं। कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उस सब्सटेंस से अलग अलग कलर की रेडिएशन निकल रही है, एक ही निकलना चाहिए ना, आप कंटिन्यूअसली हीट करते रहो तो रेडिएशन एक ही टाइप की निकलनी चाहिए, बट हीटिंग बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है रेडिएशन की। ठीक है, तो ये दोनों फिनोमिना आपका वेव थ्योरी नहीं बता पा रहा था, क्योंकि वेव थ्योरी ने ना एनर्जी की तो बात ही नहीं करी थी, उन्होंने बस लाइट की एक वेव होती है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, यही सब बात करा उन्होंने कि लाइट ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती है, बस यही सब बात कर रहे थे। वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट एनर्जी।
ठीक है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं उसका सेकंड नेचर, कि लाइट का वेव नेचर तो होता है, बट वेव नेचर से हम ये दो फिनोमिना नहीं समझा पा रहे हैं, ना ही हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि लाइट पड़ा तो इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर आया, या हम और हीट दे रहे हैं तो अलग अलग रेडिएशंस क्यों निकल रही हैं। तो इसका रीजन हम देंगे प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी से, विच इज लाइट्स पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो हेड डालिए नेक्स्ट। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लास्ट क्लास में हमने वेव नेचर पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टिकल नेचर, यानी कि लाइट का डुअल नेचर होता है ना। लाइट का क्या होता है? डुअल नेचर। इट बिहेव्स लाइक वेव आल्सो एंड इट कंटेन्स पार्टिकल आल्सो। और उन्हीं पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है, जो ये किसको दे रहे हैं, जिसके पास भी वो लाइट जा रही है वो एनर्जी उसको सप्लाई हो जा रही है। ठीक है, तो इसमें लिखेगा हाइफन डाल के प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम उन्हीं पैकेट्स को बोल रहे हैं जिससे मिलकर के लाइट बनी है, क्वांटम। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो वेव थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल एंड क्वांटम थ्योरी वाज गिवन बाय प्लैंक्स। ठीक है, इसमें लिखो हाइफन डाल करके नीचे, टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, Planck put forward a theory. Planck, P-L-A-N-C-K, Planck put forward a theory known as Planck's quantum theory, known as Planck's quantum theory, Planck's quantum theory, full stop. The main points of this theory are, the main points of this theory are, the main points of this theory are, चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, the radiant energy, the radiant energy, the radiant energy मतलब जो एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, जैसे बॉडी से लाइट निकल रही है ना, तो वो एक तरह की रेडिएंट एनर्जी हो गई। द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड, लाइट एमिट भी हो सकती है और बॉडी लाइट को एब्जॉर्ब भी कर सकती है, दोनों चीजें हो सकती है। दोनों चीज में लाइट की रेडिएशन आ रही है, बॉडी एमिट कर रही है होगी तो बॉडी से बाहर आएगी, और अगर बॉडी एब्जॉर्ब करेगी तो बॉडी के अंदर जाएगी रेडिएशन। दोनों ही केस में हमने वेव थ्योरी में क्या लिखा था कि ये वेव्स कंटिन्यूअस होती है, द लाइट वेव्स आर कंटिन्यूअस। बट यहां पे हम बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो डिसकंटिन्यूअस होती है, और वो डिस्क्रीट पैकेट से बनी हुई होती है, मतलब उनमें क्या होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं अपन, द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड not continuously but discontinuously in the form of small discrete packets of energy, discrete मतलब अलग अलग पैकेट्स, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, discrete packets of energy, full stop. Such packet of energy is called a quantum. Such packet of energy is called a quantum. Such packet of energy is called a quantum. Full stop. In case of light, the packet is called photon. In case of light, the packet is called photon. फोटो से आया फोटोन, लाइट को फोटो बोलते हैं, फोटो, तो द पैकेट इज कॉल्ड फोटोन। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ कि जो वहां हम बोल रहे थे कि लाइट एक कंटिन्यूअस वेव होती है, तो इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस वेव ऑफ एनर्जी, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उन पैकेट्स को अपन ने क्या नाम दिया है, क्वांटम। स्पेशली लाइट के केस में हम उसको फोटोन बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट
अब हमने बोल तो दिया कि लाइट में एनर्जी है, लाइट पैकेट्स है, एनर्जी है, पर वो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? बिकॉज रेड लाइट भी है, येलो लाइट भी है, ब्लू लाइट भी है, क्या तीनों की एनर्जी सेम होगी? तो द आंसर इज नो। तो फिर ऐसा क्यों, किस पे डिपेंड कर रही है? तो सेकंड पॉइंट उसी का है, लिखेंगे सेकंड पॉइंट, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, the energy of each quantum is directly proportional to, is directly proportional to, the energy of each quantum is directly proportional to the frequency of the radiation, the frequency of the radiation, frequency of the radiation। इसको मैथमेटिकली हम ऐसा लिख सकते हैं, E for energy directly proportional to nu frequency। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी से हटाने के लिए अपन एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज h nu, E is equals to h nu, where h is Planck's constant, where h is Planck's constant, इसकी वैल्यू लिखेगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। यूनिट बता पाओगे क्या होगी इसकी यूनिट? कांस्टेंट की यूनिट बताएंगे? देखो कोई भी कभी भी यूनिट पूछ रहा है तो याद नहीं करना यूनिट, आपको सामने जो रिलेशनशिप दिख रहा है ना उससे यूनिट आ जाएगी। आप लोग फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़े हो ना, तो यहाँ पे एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल्स। एच का तो मैं आपको निकालने पूछ ही रहा हूं कि एच का बताइए यूनिट क्या होता है, तो एच को एच रहने दो। और न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज होता है यूनिट, पर उसको हर्ट्ज को क्या बोलते हैं? पर सेकेंड। क्या बोलते हैं? पर सेकेंड। तो एक्चुअली में रिलेशनशिप ये है, हाँ, जूल, जूल पर सेकेंड की जूल सेकेंड। देखिए ये पर सेकेंड नीचे जाएगा, फिर वो ऊपर आएगा तो जूल सेकेंड हो जाएगा ना, समझ रहे हैं क्या? तो एच का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल सेकेंड। तो नो नीड टू बाय हार्ट द यूनिट, ठीक है, आपको यूनिट रटने की जरूरत नहीं है। आपको अगर रिलेशनशिप दिख रहा है और उस रिलेशनशिप की सारे टर्म्स की अगर आपको यूनिट्स पता है तो आप कर सकते हो, है ना? देखिए आपने पढ़ा है ना कि अगर एक रिलेशनशिप लिखा हुआ है तो उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इसकी यूनिट होती है जूल्स, इसकी यूनिट आप बोल दिए जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकेंड। तो सेकेंड पर सेकेंड क्या आंसर? जूल जूल आ रहा है ना, समझ गए ना? ठीक है, चलो, तो ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस थियरी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड, the total amount of energy emitted or absorbed, the total amount of energy emitted or absorbed by a body, by a body, by a body will be some, will be some, will be some whole number quanta, whole number में होगा ये, whole number quanta। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक ही पैकेट है तो आप एनर्जी कितना, E इज इक्वल्स टू एच न्यू बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप एक पैकेट की एनर्जी इतनी होती है। मान लीजिए अगर दो पैकेट है तो आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 पैकेट्स ऑफ एनर्जी है तो 10 इंटू एच न्यू। देखो इट इज जस्ट लाइक जब आप चार्ज निकालते थे ना तो Q इज इक्वल्स टू एन करते थे, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है, तो अगर मेरे पास ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन है तो मेरे पास टोटल चार्ज कितना है? 10 इंटू दिस नंबर। तो वो भी हमेशा होल नंबर्स में ही होगा। तो वैसे यहां पे भी हर एक पैकेट का एनर्जी एच न्यू है, तो अगर ऐसे 10 पैकेट है, 20 पैकेट है, 25 पैकेट है, तो एनर्जी मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। नीचे लिख लो रिलेशनशिप, दैट इज E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू, जहां पे n आपका क्या होगा? कोई भी इंटीजर, n विल बी अ इंटीजर, n विल बी अ इंटीजर। ठीक है, चलो अब इसके हेल्प से अपन ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा सकते हैं कि आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है और लेट्स से उस मेटल का मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए न्यू नॉट, राइट? तो दोनों के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इज इक्वल्स टू एच न्यू, E इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट।
ये वो एनर्जी है जो मेटल को चाहिए ही चाहिए। अगर आप इससे कम एनर्जी दिए ना तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला उस मेटल के सरफेस से। समझ रहे हैं क्या? तो ये तो चाहिए आपको, और आप सप्लाई कर रहे हो ये एनर्जी। इफ नू इज ग्रेटर देन, इफ नू इज ग्रेटर देन नू नॉट, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी लाइट जिसकी एनर्जी है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, और इसको चाहिए एच न्यू नॉट। और अब एज्यूम कर लेते हैं कि हमने जो लाइट एमिट करवाई है इसके ऊपर, है ना, या जो ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तभी तो करवा रहे हैं। वरना क्या मतलब लाइट को वहां पे एमिट करवाने का, क्योंकि उससे तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा अगर आपने कम फ्रीक्वेंसी की लाइट ले ली तो। ठीक है, तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड है आपको, ये एनर्जी आपने सप्लाई करी है, तो इनका जो डिफरेंस हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही उस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन की, हाफ एम वी स्क्वायर। समझ रहे हैं क्या? ये रिलेशनशिप समझ में आया आप लोग को? आपने इतनी एनर्जी सप्लाई करी उसको, इतनी उसको मिनिमम चाहिए थी, अब उसके बाद जो भी एनर्जी बची है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है निकलने के बाद, तो आप हाफ एम वी स्क्वायर को इक्वेट कर दोगे इनके डिफरेंस से। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो 500 जूल की रिक्वायरमेंट थी, पर आपने 650 जूल की ऐसी फ्रीक्वेंसी भेजी जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 650 जूल आ रहा है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड तो इतना ही था, कितना डिफरेंस बच गया? 150 जूल जो एक्स्ट्रा आपने भेजी है ना, वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो आपको तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछा गया है, तो मास हमको पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। पुट करिए m का वैल्यू, 2 तो कांस्टेंट है तो v निकल जाएगा। this is how we can find the velocity of electron after emission। लिखवा दूंगा मैं, रुक जाओ नीचे लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ, लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए अब अपन थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो अब अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है आफ्टर अ लाइट इज स्ट्राइक्ड ऑन द मेटल सरफेस। ठीक है, तो हाइफन डाल के लिखना, when light of some particular frequency, when light of some particular frequency, when light of some particular frequency falls on the surface of metal, falls on the surface of metal, falls on the surface of metal, तो होगा क्या? जो भी फोटॉन्स है वो अपनी एनर्जी किसको दे देंगे? इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेकर के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो when light of some particular frequency falls on the surface of metal, comma, the photon gives its entire energy, the photon gives its entire energy to the electron of metal atom, to the electron of metal atom, to the electron of metal atom। ठीक है, फुल स्टॉप। द इलेक्ट्रॉन विल बी डिटैच्ड, द इलेक्ट्रॉन विल बी डिटैच्ड ओनली इफ दी, कब होगा डिटैच? अगर हमारे लाइट की एनर्जी उसकी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा होगी, तभी इलेक्ट्रॉन डिटैच हो पाएगा, वरना नहीं होगा। तो द इलेक्ट्रॉन विल बी डिटैच्ड ओनली इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन, only if the energy of the photon, only if the energy of the photon is sufficient to overcome, is sufficient to overcome, sufficient to overcome the force of attraction, the force of attraction, the force of attraction of the electron by the nucleus, by the nucleus, of the electron by the nucleus। ठीक है, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपन ने क्या नाम दिया था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नीचे लाइन में लिखना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड इज, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड इज, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड इज नू नॉट, ब्रैकेट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखना,
threshold frequency and minimum energy is equals to h nu naught. हाँ या ना, यही तो होगा ना, h nu naught, also called as वर्क फंक्शन. इस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन, ब्रैकेट में उसका सिंबल लिख लेना W नॉट. W नॉट एक्चुअली में W नॉट आपका क्या है, h न्यू नॉट. मिनिमम इतना तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर मेटल को, और ये मेटल टू मेटल वेरी करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आध मेटल का बताता हूं. जैसे सोडियम का वर्क फंक्शन होता है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका क्या मीनिंग हुआ कि आपको सोडियम मेटल में कम से कम 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ये कन्वर्जन है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू दिस मच ऑफ जूल्स. तो इतना जूल आप एनर्जी दोगे तब जाकर के सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा. इससे ज्यादा वाले होते हैं, जैसे आपका होता है मैग्नीशियम, वहां उसकी वैल्यू होती है 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हर का वर्क फंक्शन अलग अलग है. अकॉर्डिंगली आपको उसके लिए उतनी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करनी पड़ेगी उसके ऊपर, तभी उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट आपने भेजी है इंसिडेंट कराने के लिए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इसको ब्रैकेट में सिंबल लिख लो नू. इसकी फ्रीक्वेंसी को अपन नू बोल रहे हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड को नू नॉट बोले हैं. ठीक है, हाँ. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट नू इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में न्यू नॉट, कॉमा द एक्सेस एनर्जी कैसे निकालोगे? हाँ, एच न्यू माइनस, हाँ लिख लो, द एक्सेस एनर्जी ब्रैकेट में एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन. वो एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन ही ले जाएगा. इज इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन एज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज इक्वेशन के फॉर्म में ये जो मैंने लिखा है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, इसको आप उधर लेके चले जाओ, तो एच न्यू इज इक्वल्स टू W प्लस हाफ mv स्क्वायर. W नॉट सॉरी है ना, लिख सकते हैं ऐसा वर्क फंक्शन. W नॉट को तो अपने पहले नाम दे दिया ना, एच न्यू नॉट. ठीक है, एच W नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, नोट करके वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में लिख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, लिखो, नोट करके लिख लो उसको. The energy acquired by an electron, when it is accelerated through a potential difference of 1 volt is called 1 electron volt. मतलब अगर आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है कंडक्टर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेलरेशन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन भागेगा ना भी. अगर आपने पोटेंशियल लगाई दिया है तो वो इलेक्ट्रॉन तो भागेगा. ये 1 वोल्ट का है, तो जो एनर्जी, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, उस एनर्जी को अपन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहे हैं. ठीक है, नीचे उसका रिलेशनशिप लिख लो जूल्स के साथ. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू
1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ई का मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड वी फॉर वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है? आप लोग वो पढ़ते थे ना, पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते थे? पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये पढ़ते थे ना 9th-10th में हम, कि इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, है ना, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। तो एक्चुअली वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट भी जूल होती है, जैसे एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो जूल अपॉन कूलम इज इक्वल्स टू वोल्ट। तो वोल्ट इंटू कूलम इज इक्वल्स टू जूल होगा। तो यहां जूल लिख दो, समझ गया ना? V इंटू सी को मैंने जूल क्यों लिखा, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशनशिप है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी ओनली, ठीक है? ओके, नोट में एक पॉइंट और लिखना, एक पॉइंट और लिखो नोट में। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, increasing the intensity of light of a given frequency, increasing the intensity of light of a given frequency, of a given frequency increases the number of photons, increases the number of protons, increases the number of protons, photons, packets of energy, photons, increases the number of photons but does not increase the energies of the photons. क्या लिखे? Does not increase the energies of photons. लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, है ना, बट उनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी से ही बढ़ेगी। मतलब सोचिए कि येलो आपने इंटेंसिटी बढ़ा दिया। इंटेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट एरिया लाइट ज्यादा एमिट हो रही है। मतलब सोचिए पहले इतने एरिया से लाइट एमिट हो रही थी, अब अपने एरिया बढ़ा दिया तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी लाइट की। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बट है तो वो येलो लाइट ही ना, फ्रीक्वेंसी तो उसकी सेम ही रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो एनर्जी तो उतनी है, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने लाइट की इंटेंसिटी पहले इतने एरिया में दे रहे थे, अब इतने एरिया में दे रहे हो, तो लाइट तो हर जगह जा रही है अब इतने एरिया में, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं? बट फोटॉन की एनर्जी उतनी रहेगी। एनर्जी तब बढ़ेगी जब लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी और एनर्जी में डिफरेंस होता है ना, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया को आप इंटेंसिटी बोलते हो। तो आपने पहले इतनी जगह पे लाइट मारी, तो लाइट इतनी जा रही थी, आपने उसका एरिया बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। एनर्जी कब बढ़ेगी? जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, ठीक है? तो क्या लिखा आपने? इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटॉन्स बट डज नॉट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द फोटॉन। समझ गए ना? एनर्जी बढ़ाने के लिए तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? ओके, तो ये हमारा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ठीक है? ऐसे ही अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी समझाते हैं शॉर्ट में। लिखो नीचे, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा था ना, कि जब आयरन बार को हीट किया गया तो पहले वो लाल क्यों हुई? क्योंकि पहले एनर्जी कम दी गई, तो एनर्जी कम तो कम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट, फिर आपने और हीट किया तो एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो गई, ज्यादा एनर्जी मतलब और ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो येलो हो गया। तो उसी को शॉर्ट में लिख लेते हैं, लिखना नीचे, when some solid substance is heated, when some solid substance is heated, when some solid substance is heated, the atoms, the atoms are set into oscillations, the atoms are set into oscillation and emit radiation of frequency, and emit radiation of frequency, and emit radiations of frequency nu, frequency nu, full stop.
नाउ एज हीटिंग इज कंटिन्यूड, आप तो तब भी हीट कर ही रहे हो, लाल होने के बाद भी नहीं रुके, आप और हीट कर रहे हो तो फिर वो धीरे से येलो हो जाएगा। तो एज नाउ एज हीटिंग इज कंटिन्यूड, तो और ज्यादा एनर्जी जा रही है एटम्स के पास, मोर एंड मोर एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, more and more energy is absorbed, and they emit radiations of higher and higher frequency, higher and higher frequency. Full stop. Therefore the body on heating becomes first red, क्योंकि रेड की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, becomes first red, comma then yellow and so on. हायर फ्रीक्वेंसीज की लाइट एमिट होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइट का डुअल नेचर। समझ रहे हैं क्या? पहले हमने वेव नेचर पढ़ा, वेव नेचर समझ में आ गया हमें, बट उस वेव नेचर से हम ये दो चीज का आंसर नहीं कर पा रहे थे, ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा पा रहे थे, ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझा पा रहे थे, बिकॉज द वेव थ्योरी वाज नॉट टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ द लाइट। तो लाइट की एनर्जी की बात हम किसमें कर रहे हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। तो प्लैंक्स क्वांटम की थ्योरी से हम बता पाए कि हर एक लाइट के अंदर कुछ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जीज होती है जिसको अपन फोटोन बोलते हैं, और हर फोटोन की एनर्जी उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एक फोटोन है तो एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू होगी, 10 फोटोन है तो एनर्जी E इज इक्वल्स टू 10 एच न्यू होगी, जहां पे न्यू उस लाइट की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, है ना, बट हर एक फोटोन की एनर्जी तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग यहां पे भी अपन ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, बिकॉज जो फोटोन आ रहा था उस फोटोन ने अपनी पूरी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को इंपार्ट कर दी, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर भी आया, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट दोगे तो वो भागेगा भी विद सम वेलोसिटी, बिकॉज वो एक्सेस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, लिखेंगे बेस्ड ऑन दिस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ a mole of photons, a mole मतलब एक मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है। एक मोल मतलब 6.022 into 10 to the power 23 photons की एनर्जी निकालनी है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ मोल ऑफ photons of radiations whose frequency is 5 into 10 to the power 14 hertz, 5 into 10 to the power 14 hertz। तो एक फोटोन है, उसकी एनर्जी आप पहले निकाल सकते हो ऐसे, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है लाइट की, एच आपको पता है कांस्टेंट है, तो एनर्जी निकल जाएगी एक फोटोन की। फिर आपको एक मोल फोटोन की निकालना है, तो जो भी एनर्जी आएगी उसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितना है, ये होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, ये लिखे थे वैल्यू पीछे, प्लैंक्स कांस्टेंट जूल सेकेंड, इनटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये जो आंसर आएगा ना, ये एक फोटोन की एनर्जी है, पर हमसे एक मोल फोटोन की एनर्जी पूछा है। क्या होगा देखो आंसर, 5 से तो मल्टीप्लाई करना है बस, तो 5 6 30 का 0 कैरी 3, 10 और 3 13 का 3 कैरी 1, 30 31 का 1 कैरी 3, 30 एंड 3 इज 33 पॉइंट डबल, सही सही है, 33.130 इंटू 10 टू द पावर कितना, -20 जूल। ठीक है, ये एक फोटोन की एनर्जी है, समझ रहे हैं क्या, जिसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा वो 3.313 इंटू 10 टू द पावर -19। ये कम कर दोगे ना, अगर आप साइंटिफिक नोटेशन लिखोगे इसका, तो क्या हो जाएगा 3.313 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। देखो बहुत कम एनर्जी है क्योंकि एक ही फोटोन है ना। अब आपको निकालना है एक मोल की, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन 6.022
into 10 to the power 23 into 3.313 into 10 to the power minus 19. मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, इंटू 10 to the power 4 आएगा. 6022 into 33313. 6022 into 3313. So 66018. 6022. Again 66018. 66018. That will be 688 0 carry 2 12 13 15 का 991. wait 19.95 into 10 to the power 4. ठीक है, जिसमें आप उसको 1.995 into 10 to the power क्या 3. तो होगा ना? नहीं 5 होगा. सॉरी यार, सॉरी. ठीक है, यूनिट विल बी जूल. ठीक है, आप किलो जूल में भी लिख सकते हो आंसर ना, यहाँ पे आंसर किलो जूल में दिया हुआ है. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन सही है ना? आप लोग चेक करे हो ना? 19 क्या बोले? सही है ना? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं. लिखो 100 वॉट बल्ब. 100 वॉट बल्ब. ये सब जो लाइट एमिट हो रही है ये सब में फोटोन है ना? हम जो बात कर रहे हैं वो इसी की लाइट की तो बात कर रहे हैं. ये व्हाइट लाइट है समझ लो, तो इसके अंदर भी फोटॉन्स होंगे, इनकी भी एनर्जी होगी. ठीक है, तो 100 वॉट बल्ब एमिट्स 100 वॉट बल्ब. वॉट मतलब पावर है ना उसका, और पावर क्या होता है? पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि जूल पर सेकेंड. वॉट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड, है ना? हाँ, तो 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमैटिक लाइट. मोनोक्रोमैटिक लाइट. मोनोक्रोमैटिक लाइट. मोनोक्रोमैटिक मतलब जिसका एक वेवलेंथ होता है, एक फ्रीक्वेंसी है. मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर. मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर. full stop. Calculate the number of photons emitted per second. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. Number of photons emitted per second by the bulb. मतलब ये बता दिया कि बल्ब एक लाइट एमिट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 400 नैनोमीटर है. तो हर सेकेंड में बल्ब से कितना फोटोन आ रहा है? एन निकालना है एक्चुअली आपको. हमारा फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू एच न्यू. एन एच न्यू होता है. हाँ, तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट कर सकते हैं ना. लैम्डा दिया है अगर, तो लैम्डा इज नथिंग बट सी बाय न्यू. ठीक है, हाँ. तो देखो पहले आप ना एक फोटोन की एनर्जी निकालिए. क्या है हमारा फॉर्मूला? E इज इक्वल्स टू एच न्यू पढ़े ना अपन, पर हमको तो फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, हमें वेवलेंथ दी हुई है. तो क्या आप न्यू की जगह सी बाय लैम्डा नहीं रख सकते? ये भी हो सकता है, प्लैंक्स क्वांटम का थ्योरी है ना. E इज इक्वल्स टू एच न्यू और न्यू को अपन रिप्लेस कर दिए सी बाय लैम्डा से. सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट. पुट करिए वैल्यूज, तो आपको पहले एक फोटोन का एनर्जी मिलेगा. एक फोटोन का नहीं, हाँ, एक फोटोन का एनर्जी निकालिए. एक फोटोन का एनर्जी कितना आ रहा है? H का वैल्यू हो जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. C हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8
और लैम्डा को आप नैनोमीटर में वो मीटर में कन्वर्ट कर देना, नैनो मत लेना, मतलब यहाँ पे सिर्फ 400 तो नहीं लिखे है ना, 400 इंटू 10⁻⁹ नैनो क्या होता है 10⁻⁹, एवरीथिंग शुड बी इन ऐसा यूनिट, ठीक है। तो बस 10 के पावर्स को अलग कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देखो ये 10 के पावर्स क्या क्या है आपके, -34 है, +8 है और +9 है, तो 17, और ये -17 दिख रहा है ऊपर 10 का। इसको सॉल्व करना है, पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 400 का भी 2 0 हटा करके ऊपर भेज देंगे ना, तो एक्चुअली वो पूरा क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, -19, है ना। तो इसको -19 ही कर लेते हैं, ठीक है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आया, ये मल्टीप्लाई बता रहे हो ना, 19.878, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, राइट, डिवाइडेड बाय 4, तो कितना होगा ये फाइनली 4.9, फिर 6, फिर 9 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखो ये एक फोटोन का एनर्जी है, समझ रहे हैं क्या, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। आपका बल्ब 100 वॉट का है, यानी कि वो हर सेकेंड 100 जूल एमिट कर रहा है, हाँ या ना, यही तो मतलब होता है 100 वॉट का, है ना। व्हाट डज दिस 100 वॉट बल्ब मींस, कि वो हर एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है, एक सेकेंड में 100 जूल। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक एक सेकेंड में कितने फोटोन है, तो आपका जब एक फोटोन का एनर्जी इतना है, तो आप सोचिए कितने सारे फोटोन मिल करके 100 जूल बना रहे होंगे, तो वही तो आपको निकालना है, कितने सारे फोटोन। तो अब आपके पास E इज इक्वल्स टू NH न्यू का फॉर्मूला है, जिसमें हमारे पास एनर्जी है कितनी 100 जूल की, है ना, यही तो है पर सेकेंड, एक वो जो आपका बल्ब है वो हर एक सेकेंड में 100 जूल एमिट कर रहा है, डिवाइडेड बाय जो आपने एक फोटोन की एनर्जी निकाली है, डिवाइड कर दो तो एन आ जाएगा, विच इज कितना है 4.969 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, सो सॉल्व कर लेते हैं, तो n विल बी इक्वल टू 100/4.969 इंटू 10⁻19। अप्रोक्सीमेशन करोगे तो उसको आप 20 भी लिख सकते हो ना, 4.969 लगभग 5 ही हो गया, 100/5 इज 20, चलेगा। तो 2 इंटू 10⁻20 इतने फोटोन एमिट कर रहा है वो एक सेकेंड में, समझ रहे हैं क्या। आंसर एक्चुअली 2.012 है, 2.012 इंटू 10⁻20। इसका कोई यूनिट नहीं होगा ना, या यूनिट होगा भी तो क्या होगा पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने फोटॉन्स। आप क्वेश्चन समझे कि नहीं, कोई भी लाइट अगर एमिट हो रही है तो इट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, लाइट पैकेट्स, और उन सब पैकेट्स की एनर्जी को ऐड कर दोगे तो वो एनर्जी आ जाएगी टोटल। तो अब वो बता दिया है कि एक सेकेंड में वो बल्ब 100 जूल एमिट कर रहा है, तो वो 100 जूल किससे मिलके बना होगा, बहुत सारे पैकेट के एनर्जीज को ऐड करके तो 100 जूल हो रहा है ना, तो वो कितने सारे पैकेट्स हैं, वो इतने सारे पैकेट्स हैं, हर एक पैकेट की एनर्जी इतनी है, तो आप इसी नंबर को इतने बार ऐड करोगे तो 100 आएगा। समझे मैंने क्या बोला, हर एक पैकेट का एनर्जी ये है, और ऐसे इतने पैकेट्स है, बहुत बड़ा नंबर है ये, -20 कभी नहीं आएगा ना ये आंसर, बिकॉज वो तो एक नंबर है ना, इतने पैकेट्स होंगे तब सारे पैकेट्स की एनर्जी को जब ऐड किया जाएगा तो वो एक सेकेंड में 100 जूल आ रहा है। एम आई क्लियर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद फिर लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए थैंक यू।